हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी देख रहे थे। आज हम लोग टाइप 1 में देखने वाले हैं कि अगर हमको अंडर रूट कोई भी अल्फाबेट लेटर दे दिया जाए तो उसे हम किस तरह से इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है कि प्रूफ दैट अंडर रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। आपको यहाँ अंडर रूट पी ना देकर कुछ भी दे दिया जाएगा अल्फाबेट लेटर, जैसे ए हो गया, क्यू हो गया, तो आपको उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है। ये भी आपका प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी का टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो इसको हम बिल्कुल सिमिलर तरीका से, जैसे हमने रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया था, हम लोग उसी सीक्वेंस में इसे भी इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फिर से स्टार्ट करेंगे कि लेट अंडर रूट पी बी ए रेशनल नंबर। आपको बिल्कुल सिमिलर तरीका से इसको भी इरेशनल नंबर प्रूफ कर देना है। तो लेट अंडर रूट पी बी रेशनल नंबर। अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बोल रहे हैं तो हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इस अंडर रूट पी को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जो भी आपको अल्फाबेट लेटर दिया जाएगा उसका यूज आप फिर से नहीं कर सकते। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि हम किसी भी रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर एक बार हमने p का यूज कर लिया है, फिर से इस p अल्फाबेट लेटर का यूज हम किसी और चीज के लिए नहीं कर सकते। तो हमें कोई और अल्फाबेट लेटर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर p बाई क्यू के जगह a बाई b लिख लेते हैं और फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे कि वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड एचसीएफ ऑफ a एंड b इक्वल टू 1। अगर आपको इन सब में डाउट है तो आप पहले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया था। तो उस वीडियो में हमने काफी डिटेल में बात किया है कि हमें जो जो कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है किसी भी अंडर रूट प्राइम नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, तो हमने उन सारे डिटेल पे एक एक करके बात किया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। तो हम यहाँ पर ए और बी को इंटीजर मान रहे हैं और एचसीएफ ऑफ, और ये जो फ्रैक्शन रहता है ये मेरा सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन रहता है। तो जब भी अगर कोई फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड है, अगर आपको समझना है कि सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन क्या होता है, तो जैसे हम बताएं कि अगर हम देखें तो 3/5, अब ये जो फ्रैक्शन है सिर्फ डिवाइड होगा 1 ही से, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड हो सकता। फ्रैक्शन को हम कहते हैं सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पर ए और बी को सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन मानते हैं और जब भी इनका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो 1 आएगा। और ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से कटते हैं तो उन्हें हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी वो 1 आएगा। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी आर को प्राइम नंबर। तो ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर हैं। अब हमें पता है कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मेरा अंडर रूट पी, क्योंकि स्क्वायर रूट को काट देता है, तो ये मेरा p बन जाएगा। इधर से a बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो p बनेगा और यहाँ से ये दोनों का स्क्वायर होगा, a का भी और b का भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर। अगला स्टेप पे हमें पता है कि ये जो डिवाइड में रहता है इसे हम मल्टीप्लाई में भेजते हैं, तो यहाँ से हम इसको इधर भेज देंगे। तो p यही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर और इधर रहेगा a स्क्वायर। बिल्कुल आपका सेम तरीका से जिस तरह से हम रूट 2 को प्रूफ कर रहे थे इरेशनल नंबर, हम बिल्कुल सेम तरीका से रूट p को भी प्रूफ कर देंगे इरेशनल नंबर। अब हम यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब हमें पता है कि अगर इसके मल्टीप्लाई में p चल रहा है, जैसे यहाँ पर चलता था 2, तो हमें पता है कि ये नंबर 2 से जरूर डिवाइड होगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में अगर 2 है तो अगर नीचे डिवाइड में 2 रहेगा तो इसको जरूर डिवाइड कर देगा। तो उसी प्रकार यहाँ 2 ना होके अब p है तो ये नंबर p से जरूर डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p जो है वो डिवाइड कर रहा है किसे, p b स्क्वायर को। और ये जो हमने बताया कि p जो है डिवाइड कर रहा है p b स्क्वायर को, इसी को सिंबल में हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें पता है कि जो p b स्क्वायर है वो इक्वल है a स्क्वायर के। तो अगर p b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है p से, तो ये a स्क्वायर भी डिवाइड होगा p से, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये डिवाइड हो गया p से तो ये भी डिवाइड होगा p से। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने सीखा था कि अगर कोई भी आपका जो नंबर है, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर है वो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उसी प्राइम नंबर से जरूर डिवाइड होगा। जैसे हमने यहाँ पे रूट 2 में देखा था कि 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो वही 2 डिवाइड करेगा p को भी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि p अब डिवाइड करेगा a को भी। तो हम यहाँ पर उसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वी नो डैट p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर
ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका भी प्रूफ हमने करा के रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं समझने के लिए। ए मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड पी इज ए प्राइम नंबर, और p मेरा कोई एक प्राइम नंबर है। तो हम थ्योरम से जानते हैं कि अगर p मेरा प्राइम नंबर हुआ, वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो वही प्राइम नंबर मतलब वही p डिवाइड करेगा a को भी। तो ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो जरूर उसका वो फैक्टर होगा। जैसे कि अगर 4 डिवाइड कर रहा है 12 को, तो हमें पता है कि 12 का अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो उसमें 4 जरूर आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि p जो है वो डिवाइड कर रहा है a को, तो हम कह सकते हैं कि p जो होगा वो फैक्टर होगा a का। तो p इज ए फैक्टर ऑफ a, तो हम कह सकते हैं p जो है वो मेरा फैक्टर हुआ a का। तो इसे हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं यहाँ पर। तो हमने सीखा था कि अगर हम कोई भी नंबर देखें तो वो अपने फैक्टर का जरूर प्रोडक्ट होता है। जैसे कि 18 मेरे पास नंबर है, उसका अगर हम दो फैक्टर देखें तो 2 और 9 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही मेरा 18 बनेगा। जैसे कोई और एग्जांपल देखें, 36 मेरे पास नंबर है, तो इसका अगर हम फैक्टर देखेंगे तो उसमें 2 और 18 आएगा। हम इस 36 को उसके फैक्टर का प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास a का एक फैक्टर मिल चुका है, तो हम इस a को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर हमें एक पता है p। अब दूसरा फैक्टर हमें नहीं पता, क्योंकि हमें यही नंबर नहीं पता होता है कि ये कौन सा नंबर है। जैसे कि हमें ये नंबर पता है कि ये 36 है, तो अगर हमें ये पता है कि ये 36 है और मेरे पास एक इसका फैक्टर मिल जाए तो हम दूसरा फैक्टर इसका पता कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर नंबर पता है कि 36 है और एक फैक्टर मुझे पता है कि वो 2 है इसका, तो हमें पता चल जाएगा कि एक और फैक्टर इसका 18 होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास एक नंबर है 18 और उसका एक फैक्टर हमें पता है कि 2 है, तो हम यहाँ समझ जाएंगे कि इसका एक और फैक्टर 9 रहा होगा, तभी जाके ये 18 बनेगा। तो जहां पर हमें यही नंबर नहीं पता है और इसका एक फैक्टर पता है, तो हम दूसरा नंबर नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि हम जान ही नहीं रहे कि ये नंबर कौन सा है। तो हम उसे c से रिप्रेजेंट करके कोई भी इंटीजर बोल लेते हैं। इंटीजर होगा यहां पर, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू पी सी। तो हम यहां से a का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, और उसके बाद हमें b का भी एक फैक्टर मिल जाएगा। तो यहां से हम सेम तरीका से अगर लिखेंगे तो हम यहां पर a का वैल्यू जो कि पी सी है उसे हम पुट करने वाले इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 जो था वो था पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जैसे हम यहाँ पर पी सी वैल्यू पुट करेंगे तो पी सी है मेरा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मेरा बनेगा पी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा, मतलब पी का भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर, और यहाँ से पी बी स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, तो एक पी को डिवाइड कर देगा, यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सी स्क्वायर के बगल में p है, तो जरूर ये जो पी सी स्क्वायर है वो p से डिवाइड होगा। अगर हम पी सी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे p से तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पी सी स्क्वायर है। अगर नीचे हम p से डिवाइड करेंगे तो ये p कैंसिल कर देगा इसको, तो पी सी स्क्वायर कन्फर्म है कि p से डिवाइड होगा। यही पी सी स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर के, तो मेरा बी स्क्वायर भी डिवाइड होगा p से। फिर से वही थ्योरम लगाकर बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव स्क्वायर नंबर डिवाइड हो रहा है किसी प्राइम नंबर से, तो नंबर भी मेरा डिवाइड होगा उसी प्राइम नंबर से। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि अगर p डिवाइड कर रहा है b को, तो p जरूर एक फैक्टर रहा होगा उसका। अभी हमने सीखा है कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो जरूर वो उसका फैक्टर रहा होगा। तो यहां पर p डिवाइड कर रहा है b को, तो p जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, b का। तो p इज ए फैक्टर ऑफ b। तो हम जानते हैं कि p जो होगा मेरा फैक्टर होगा किसका, b का, और इसे हम इक्वेशन 2 बोल दे रहे हैं। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो p जो है मेरा फैक्टर है a का भी, और p जो है वो फैक्टर है मेरा b का भी। तो p जो हुआ वो दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, तो अब हम यहां पर सेम स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं अंडर रूट p के लिए भी, कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 p इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। क्योंकि हमने a और b इंटीजर मानकर चला था, हमने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए a और b लेकर चला था। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b ओनली हैव वन एज देयर कॉमन फैक्टर। हमने स्टार्टिंग माना था कि a और b का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दोनों अब सिर्फ एक से डिवाइड हो रहे थे। तो हम यहाँ पे
तो हम यहाँ पर इसी चीज को बोल रहे थे कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 जा रहा है। इसी चीज को लेकर जब हम आगे सॉल्व करते गए तो हमें यहाँ पर ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर मिला जो कि है पी, और हम स्टार्टिंग से ये लेकर चल रहे थे कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, पर हमें एक और कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि पी था। तो हम यहाँ पर फिर कह सकते हैं कि हमारा सपोजिशन वो रॉन्ग चला गया। तो हमने सपोज किया था कि अंडर रूट पी जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं हुआ तो हमें पता है कि 10th के लेवल तक हमें रियल नंबर ही पढ़ना है। तो अगर कोई रियल नंबर हमें दिया गया है तो या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो अगर वो नंबर रेशनल नंबर नहीं प्रूफ हो पा रहा है तो कंफर्म हो गया कि वो नंबर इरेशनल नंबर ही होगा। तो फिर हम लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर अंडर रूट पी इज ए इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल सिमिलर तरीका से जिस तरह से अंडर रूट 2 को हमने प्रूफ किया था इरेशनल नंबर, रूट 2 की तरह ही रूट पी को भी इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिया।